अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते का, नए कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अमूमन मंडेज काफ़ी लेजी होते हैं लेकिन हम बड़ी एनर्जी के साथ आए ताकि ये एनर्जी थोड़ी सी आपके अंदर भी शिफ्ट हो सके। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, खुशगवार दिन है, नया अज़्म है, नया एहसास है, नई खबरें हैं और नई दुआएं भी हैं और बहुत सारी पुरानी खबरों में डेवलपमेंट्स भी है जो आज हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि फराज ने कहा ना कि मंडे थोड़ा सा लेजी होता है, वो इसलिए क्योंकि आप एक वीकेंड गुजार के आए होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का वीकेंड यानी फराज का वीकेंड काम करते करते गुजरता है, कुछ लोगों का वीकेंड यानी मेरा वीकेंड सोते या खाते पीते गुजरता है। तो जनाब डिपेंड करता है ना वीकेंड आप कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वीकेंड अच्छा गुजरता है तो यकीन करें मंडे की मॉर्निंग बड़ी अच्छी होती है। बट अगेन कि मंडे थोड़ा लेजी इसलिए होता है क्योंकि काम का पहला दिन होता है, मगर दिल नहीं कर रहा होता काम पे जाने का। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मंडे वाले दिन ना आप अपने आप को जबरदस्ती काम में इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर मंडे आपका अच्छा गुजरेगा, बिजी गुजरेगा, वर्किंग गुजरेगा तो यकीन करें थ्रू आउट वीक आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। और एनर्जेटिक रहने के लिए आपकी पर्सनैलिटी बड़ी मज़ेदार होनी चाहिए। पर्सनैलिटी मज़ेदार तब होती है जब आपको पता हो कि आपके ऊपर क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। अगर आप ये करें ना दूसरे को देख के आप ये कहें इसने लाल पहना है मैंने भी लाल पहना है, प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि रंगों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। लाइक आपने रेड पहना है, आपने येलो, ग्रीन, ऑरेंज, कोई भी कलर अगर आपने चूज़ किया है, ये कलर आपकी ज़िंदगी पर, आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल। कलर्स का आपकी शख्सियत के ऊपर क्या असर होता है इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। इसके अलावा आज का दिन दुनिया भर में आज डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये डाउन सिंड्रोम कौन सी बीमारी है और पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि इससे मुतासिर हैं और ये किस तरह से होती है, इसके असरात क्या होते हैं, इस पर भी आज के शो में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। एक और अच्छी खबर है, पहला पाकिस्तानी साइंसदान नासा स्टार प्रोग्राम का हिस्सा बन गया है। ये कौन है और क्या कारनामा अंजाम दिया है, इस शख्सियत के बारे में भी हम बताएंगे। और शायकीन क्रिकेट आप भी जरा ध्यान से कान खोल के सुन ले, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। पहला मैच रावलपिंडी में हुआ, फिर हम कराची में हमने मैचेस देखे, अब लाहौर की बारी है। तैयारियां जो है ये फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और आज के ही इस मैच के जो शुरू होगा आज का मैच, इसका जो नतीजा होगा वो बताएगा कि कौन सी टीम जीती है कौन सी हारी, क्योंकि पहले दोनों मैचेस बेनतीजे यानी कि ड्रॉ हुए थे। इस पर भी आज हम तफसीली तौर पर बात तो करेंगे। लाहौरियों तैयार हो जाओ, जज्बात, एहसासात और ख्यालात को खूबसूरत पैराए में ढालने और दिलकश अंदाज़ो बयां में पेश करने का नाम है शायरी। आज 21 मार्च है और शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे। शायरी पसंद है आपको? शायरी भी पसंद है और आज जो हमारे पास मेहमान होंगे वो सबको पसंद होंगे, ये एक सरप्राइज होगा आपके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड खबर है कि रेकॉर्ड केस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है और ये है कि पाकिस्तान पर आयद 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना था वो ख़त्म हो गया जनाब। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, ये क्यों था, कैसे था, किस तरह से खत्म किया गया, इस पर भी आगे जाकर हम आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जरा पॉलिटिकली गर्मा गर्म फौरन से ग्राउंड लगाते हैं। तो विफाकी काबीना ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस का मुसव्वदा समा ने हासिल कर लिया। मुसव्वदे में ये कहा गया है कि किसी मखसूस जमात से मुंतखब रुकन असम्बली का इनहराफ एतमाद को ठेस पहुंचाना होगा। कोई रुकन असम्बली ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करे तो उसे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। दोबारा इंतखाब लड़कर असम्बली आने पर मुनहरिफ जो रुकन है उसे बाइज़्ज़त सियासतदान कहलाने का हक हासिल होगा। और मुसव्वदे में ये भी कहा गया है कि अरकान को मुनहरिफ होने से रोकने के लिए 63A में इक़दामात का जिक्र नहीं। एक पहलू जमहूरियत की शफाफियत के लिए मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली है। जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि धमकियाँ, मुतालबे, ये तमाम चीज़ें जो है ये बेकार हो गई जब स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुला लिया। इस तमाम तर मामले की तफसीलात एक रिपोर्ट में आप जान सकते हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। अगर स्पीकर ने हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। अपोजिशन ने धमकी दी तो स्पीकर ने इस पर अमल का रास्ता ही बंद कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया ही नहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले धरना देकर OIC इजलास में रुकावट डालेंगे कैसे?
ऐवान का 41वां इजलास जुमा 25 मार्च की सुबह 11 बजे तलब किया गया है। स्पीकर असद कैसर ने अपने हुक्मनामे में इजलास ताखीर से बुलाने के जवाब भी पेश कर दिए। कहा 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली के ऐवान में OIC वज़राए खारजा इजलास बुलाने की करारदाद खुद कौमी असम्बली ने मंजूर की थी। इसी सिलसिले में ऐवान की तज़ीन व आराइश हुई। इजलास बुलाने के लिए सेनेट सेक्रेटेरिएट से ऐवान मांगा गया तो बताया गया कि वहाँ भी रेनोवेशन हो रही है। इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA से कहा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए पार्लिमान से बाहर कोई मुनासिब जगह दी जाए, तो दोनों ने ही तहरीरी तौर पर माजरत कर ली। स्पीकर का कहना है ऐसे हालात में कौमी असम्बली की इमारत इजलास के लिए 24 मार्च से पहले दस्तयाब ही नहीं, इसीलिए आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास 25 मार्च को बुलाया है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। तो तमाम तरह मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा कमल शोसिफ साहिबा ने। कमल साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। खान साहब ने कहा है कि गलती करने वाले लोग अगर वापस आ जाएं तो उन्हें मुआफ़ी मिल जाएगी। ये खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, या आपको क्या ये लगता है कि ये लोग दोबारा से ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे? जो एक दफ़ा गया पार्टी से वो दोबारा भी जा सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुबह बखैर। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साथ ये भी बताया है कि एक पार्टी का जो लीडर होता है, और इस वक्त तो वो पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, उसका रोल एक बाप की तरह होता है, और गलती हो जाती है लोगों से। कई दफ़ा उनको बहलाने फसलाने वाले बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं, उनके वीकनेसेस को जाके पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा लोग अपनी जो लाइंस होती हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इसलिए गलती की हमेशा गुंजाइश होती है, और आप अगर माफ़ी मांग लें तो माफ़ी मिल जाती है। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वैसे भी शो कॉज नोटिस तो पार्टी ने दिए हुए हैं, और इन पर्सन उन्होंने बुलाया हुआ है कि चेयरमैन के सामने पेश होना है 26 तारीख को, और वो आके ज़रूर अपने जो भी इश्यूज़ हैं वो बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो भी कोई मसले मसाइल हैं, और जो मेंबरान वापस आना चाहते हैं और अपने कोई इशू समझते हैं कि उनके हल होने चाहिए, कोई जायज़ मुतालबात हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सुनेंगे। जहाँ आगे की बात है तो देखें, हर बंदे का अपना ईमान है, हम किसी के बारे में क्या बात कह सकते हैं। ये तो जब वज़ीर-ए-आज़म के पास वो आएंगे, अपने इश्यूज़ बताएंगे, और उनका आपस का जो मामलात सेटल होंगे, तो मोस्ट लाइकली आइंदा के लिए भी इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और साथ साथ एक और चीज़ कहूँगी कि कानून साजी इतनी इस तरह की जा रही है, या हो गई है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग के जो मामलात हैं आइंदा से सियासत में से वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये छांगा मांगा की सियासत अब हर दफ़ा जो है वो नए पैकिंग के साथ मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। ठीक। अच्छा कमल साहबा, तरीन साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को जब तक नहीं हटाया जाएगा बात नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब कुछ लचक दिखाएंगे, बुज़दार को हटाया जा सकता है? देखिए जी, ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इस्तेकाक है, और जो उनके साथ उनके MPs हैं जो काबीना का हिस्सा हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या कहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ उनके काबीना के अरकान ने जाके उन पे कॉन्फिडेंस शो किया है। तो जो लोग बीच में मीडिएशन कर रहे हैं या जो बातचीत कर रहे हैं, और जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ते में है, ये तो अब डिपेंड करता है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो अभी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस पर कोई राय दूँगी वो कबल अज़ वक्त होगी। ठीक। कमल साहब, अगर हम कल के जलसे की बात कर लें तो कल मालाकंड जलसे में खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और जो उनका लहजा था बहुत बदला हुआ था। वो बदला हुआ इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूरे एतमाद और मुतमईन हमें दिखाई दे रहे थे, और मतलब बारहा उन्होंने अपनी जीत की यकीन दहानी भी कराई। अपोजिशन को कहा कि मेरी बात सुन लो, मैच तुम हारने वाले हो। इतना साफ इशारा तो किसी और ही तरफ इशारा देता है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत के नंबर पूरे हो गए हैं और अदम एतमाद की तहरीक हम क्या देखें कि अब नाकाम हो जाएगी? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज हमेशा से पॉजिटिव है। वो एक विनिंग कैप्टन है, और हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो नर्व्स हैं, हम कहते हैं स्टील की नर्व्स हैं उनकी, तो वैसे भी उनकी कन्विक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और अल्लाह पे ईमान भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो चीज़ वो सोचते हैं उस पर वो पूरे ट्रस्ट के साथ, अल्लाह पे पूरे ईमान और भरोसे के साथ वो बात कर रहे होते हैं। तो अल्लाह मियाँ हमेशा उनके लिए मदद गैब से भी फरमाता है, और उनकी कामयाबी होती है। तो ये तो एक बात है जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात का, यानी ये उनका एक हिस्सा है। तो जहाँ तक आपने नंबर्स का पूछा, नंबर्स तो पूरे करने हैं अपोजिशन ने, उनसे चेक कर लें, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त कुछ और कह रही है। कभी वो इंतशार की बात करते हैं, कभी वो OIC पे जो है वो धमकियाँ लगा रहे हैं बिलावल साहब आके कि जी OIC हम नहीं हो, तुम्हारी OIC नहीं होने देंगे। हालांकि ये तो पूरे पाकिस्तान की OIC है, इसमें वो भी इन्वाइटेड हैं, तमाम मेंबरान इसमें इन्वाइटेड हैं।
उसके अलावा कभी वो आके कहते हैं जी हम तसादम करेंगे, कभी फजल रहमान आके कह देते हैं कि जी मैं बंदे लेके 23 मार्च को चढ़ दौड़ूंगा, रास्ते बंद कर दूंगा। तो वहाँ से आपको जो है वो डिवाइड की बदबू आ रही है, वहाँ से आपको रोने धोने की और हारे हुई बॉडी लैंग्वेज के जो है वो स्मेल आ रही है और शोर उठता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ से आप शहबाज शरीफ साहब से जब सवाल पूछा जाता है कि आपस में जो आपने बंदर बाट की है और मौलाना साहब को आप क्या सदर बनाने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं अभी आप ये बातें ना करें, कहीं हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो देखिए कॉन्फिडेंस तो उन्होंने, नो कॉन्फिडेंस उन्होंने डाला है और इसको प्रूव भी वही करेंगे। हमारा तो पहले दिन से कॉन्फिडेंस भी पूरा है और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत भी हमारी है, वज़ीर आज़म भी इमरान खान है और इस वक्त 4 सूबाई हुकूमतें भी हमारे पास हैं। तो हमें किस बात की परेशानी है? और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कुछ चैनल्स पे तो इस तरह दिखाया जा रहा है कि जैसे शायद हुकूमत ही चली गई है। तो ये अफरा तफरी की आलम, जो ये प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और इस वक्त जो इदारों के बीच में तसादम का माहौल बनाने की हमारी PDM कोशिश कर रही है, इनको इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ेगी और इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कमल साहब, आपने तफसीली तौर पर इस मामले पर गुफ्तगू की और यकीनन अभी हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शंस किस हद तक दुरुस्त हैं ये फैसला यकीनन 28 तारीख को ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक और अहम खबर, OIC के 48 वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल OIC इजलास से खिताब करेंगे। मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर तफसीली तौर पर बात की जाएगी। इसके अलावा मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा, गुड मॉर्निंग। ये जो इजलास होने जा रहा है यकीनन एक पाकिस्तान के लिए एहसास की भी बात है। सबसे पहले तो ये बताइएगा तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, तैयारियों के हवाले से फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का बहुत एक्टिव है। इस वक्त VIP जो प्रोटोकॉल मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है और आज पाकिस्तान ने 3 और डिग्नेटरीज को वेलकम किया, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सेक्रेटरी जनरल OIC हैं हुसैन बराहीम ताहा, वो आ चुके हैं पाकिस्तान। उससे पहले मिस्री फॉरेन मिनिस्टर बहुत बरसों के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं OIC के 47वें इजलास के लिए, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है 75वीं पाकिस्तान की यौम आज़ादी के साथ भी। तो ये एक डबल जुबिलिएशन का मौका है। इस वक्त इस्लामाबाद में 23 मार्च की परेड भी है और यहाँ पे 22 और 23 को OIC की कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर मुनाकिद की जा रही है। और आज के दिन में भी OIC जनरल सेक्रेटरी के अलावा पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कूडे अवॉयर, अभी वो भी आ रही हैं। और पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जसार को भी खुश आमदीद कहा है। हमसे कुछ फासले पर 23 मार्च की जो मिलिट्री परेड है, यौम पाकिस्तान परेड, इस वक्त उसकी भी रिहर्सल्स चल रही हैं। तो इस वक्त दोनों मौके की तैयारी मुकम्मल है। राइट, थैंक यू सो मच सुमेरा, आपने तफसीली तौर पर आगाह किया। OIC का ये 48वां इजलास है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले जो OIC वज़राए ख़ारजा इजलास हुआ था उसमें अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो तफसीली तौर पर डिस्कस किया गया था और इस दफ़ा एक और अहम तरीन ये इजलास है। और ये बड़ी एक फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर ये मौका मिल रहा है कि दुनिया भर से OIC ममालिक के जो रुकन हैं, इसके अलावा जो मुबस्सरीन हैं, जो मेहमानान हैं, वो पाकिस्तान आएंगे और दुनिया भर की तवज्जो एक बार फिर पाकिस्तान पर मबजूल होगी। और मसला कश्मीर समेत फ़लस्तीन का जो इस वक्त इशू चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा जो गर्मा गर्म बहस है, ये इस वक्त मौजूए गुफ्तगू होगी। और इस इजलास में मसला कश्मीर ख़ास तौर पर, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि दुनिया भर के जितने भी इस तरह के फोरम्स हैं, बड़े फोरम्स हैं, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान बारहा नुमाइंदगी करता है कश्मीर की। और इसके अलावा अब फ़लस्तीन के हवाले से तफसील तौर पर बात की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है जिस तरह से ये इजलास भी होने जा रहा है, तैयारियां भी मुकम्मल हैं और यकीनन शाह साहब इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है हमेशा फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके वो मज़ीद उभरेगा। हेलो जी शाह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। जी शाह साहब, मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि तैयारियां कैसी हैं, कौन कौन लोग पहुंच गए हैं और यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। जी शुक्रिया। जी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़राए ख़ारजा की आमद शुरू हो चुकी है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल तशरीफ़ ले आए। चीन के
वजीर खारजा खास दावत पर आज तशरीफ ला रहे हैं, बतौर मेहमान खुसूसी वो आ रहे हैं। और ये OIC की तारीख में पहली मरतबा है कि चीन के वजीर खारजा को एज ए स्पेशल इन्वाइटी दावत दी गई है, और वो उनकी एंगेजमेंट जो है वो इस्लामिक उम्मा के साथ जो है वो होगी। इसके साथ साथ दीगर वज़ीर खारजा की आमद जो है इंशाअल्लाह आज बेशतर तशरीफ ले आएंगे, और कल जो है इंशाअल्लाह बाकायदा आगाज होगा। 22 तारीख को वजीर आज़म का की नोट एड्रेस है, जो सुलगते हुए इश्यूज हैं उम्मा के, वो ज़ेरे बहस आएंगे। 100 से तकरीबन ज़्यादा करारदादें हैं जो ज़ेरे बहस आएंगी, और नेशनल जो परेड है, नेशनल डे परेड जो है 23 मार्च को, उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे ये वज़ीर खारजा शिरकत करेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे और पूरी कौम को मुसर्रत होगी कि पूरी उम्मा में पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान का रोल जो रिवाइटलाइज करने का है उम्मा को, और जो उम्मा के अंदर ब्रिज बिल्डिंग का रोल प्ले करना चाहते हैं, गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं, यकजा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की चेयर, क्योंकि कल पाकिस्तान जिम्मेदारी संभालेगा और 1 साल के लिए चेयरमैनशिप पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो अपना 1 साल का एजेंडा है वो भी कल पेश करेगा। अच्छा शाह साहब, यकीनन एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ये मौका मिल रहा है कि दुनिया भर के ये OIC रुकन ममालिक जो हैं ये पाकिस्तान आ रहे हैं, मुबसरीन पाकिस्तान आ रहे हैं। एक बहुत ज़बरदस्त और एक पॉजिटिव इमेज दुनिया भर में पाकिस्तान का उजागर हो रहा है। माशी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को क्या इससे फ़वाइद हासिल होंगे, कारोबारी मौक़े बढ़ेंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ेगी, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। यकीनन देखिए, जब आप बैठते हैं और इन इजलासों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इजलास की साइड लाइन्स पर हमें मौका मिल जाता है बायलैटरल मीटिंग्स का। अब मिसाल के तौर पर आज मेरी इजलास से पहले आज मेरी 4-5 बायलैटरल मीटिंग्स हैं उन अहम वज़ीर खारजा से जो तशरीफ ला चुके हैं। तो जब आप मिल रहे होती हैं तो फिर आप ट्रेड की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की बात करते हैं। तो ये एक मौका मुयस्सर भी आता है, हमें भी आएगा और दीगर ममालिक को भी आएगा। ठीक, शाह साहब इस मौजू पे तो बात कर ली। अब जरा जो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट मौजू है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, जिसमें पल पल हम देख रहे हैं कि कंडीशंस बदल रही हैं। 25 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने की भी बात की जा रही है, तो उस हवाले से हुकूमत कितनी पुरएतमाद है? वैसे कल खान साहब तो अपने जलसे में काफ़ी पुरएतमाद लग रहे थे, लेकिन इंटरनल पार्टी की सूरत हाल में जानना चाह रही हूँ। देखिए, हमारी पॉलिटिकल कमेटी के इजलास जो है मुतवातिर हो रहे हैं। मैं अपनी मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि मुझ पर 2 जिम्मेदारियां हैं, एक जिम्मेदारी है बहसीत वजीर खारजा की और OIC के मामलात को मैंने देखना है, उनको कंडक्ट करना है, और दूसरी जिम्मेदारी है बहसीत वाइस चेयरमैन PTI की, और उस पर भी पॉलिटिकल जो इनपुट मुझे देना होता है, पॉलिटिकल कमेटी में शामिल होना होता है। और आज भी वजीर आज़म की सरबराही में हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होने जा रहा है। हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। नंबर 1, हम तसादुम नहीं चाहते। नंबर 2, हम किसी मुंतखब मेंबर को अपना वोट का हक जो है इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। नंबर 3, हम आइन और जमहूरी और सियासी तरीके से इस तरीके अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। उनका हक तस्लीम करते हैं और अपनी दिफा का हक रखते हैं। उसके लिए जो सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर हम इक़दामात ले सकते हैं, उनको भी हम लेंगे। अच्छा शाह साहब, अगर अदम एतमाद के हवाले से बात की जाए तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर्स के हवाले से अपोजिशन जो दावे कर रही है वो भी आपके सामने हैं। PTI हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या नंबर्स पूरे हैं इसलिए ये एतमाद है, या फिर ये एतमाद है कि जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे?
आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि सब डिपेंड करता है नंबर्स पर। अब सवाल ये है कि आइन क्या कहता है, नंबर्स पूरे किसने करने हैं, हमने या ऑपोजिशन ने? ये जिम्मेदारी, ये जो ओनस है, ये हम पर नहीं आयद होता, ये ऑपोजिशन पर आयद होता है। उन्होंने बताना है कि 172 या उससे ज्यादा मेंबरान की उन्हें ताईद हासिल है। अब ये जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। अब वो दिखा पाते हैं नहीं दिखा पाते, वक्त बताएगा। कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अफसोस से कहना पड़ता है कोशिश इस हद तक कर रहे हैं कि जिसमें जमीर फरोशी भी आ जाती है, जिसमें खरीदो फरोख्त भी आ जाती है, जिस पर हमें एतराजात हैं। और उन एतराजात की वजाहत के लिए कि इस मुल्क में खुलेआम जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, दीगर इदारे भी देख रहे हैं, इस हॉर्स ट्रेडिंग जो कि बिल्कुल आइन की रूह के मुतरादिफ है, उसका तदारुक करने के लिए हम रहनुमाई चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए हमने ये भी फैसला किया है कि इंशाल्लाह हम आज जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो भी दाखिल करेंगे और उस पर हम रहनुमाई चाहेंगे आला अदलिया की कि ये जो मेंबरान हैं जो डिफेक्ट करते हैं, क्या ये नाअहल होंगे और क्या ये नाअहल होंगे फॉर लाइफ, सिर्फ एक साल के लिए नहीं, क्या ये उम्र भर जो है वो नाअहल हो सकते हैं? और अगर ये उम्र भर नाअहल हो सकते हैं इस कार्रवाई से, तो फिर सोचने की बात ये है कि क्या इतना अहम स्टेप उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक, अच्छा शाह साहब, ये ओआईसी का जो इजलास हो रहा है, अगेन क्रेडिट पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन कल बिलावल अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि ये ताल्लुकात तो हमारे बनाए हुए हैं, हमने निभाए हैं। आपकी आवाज फिर क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी आवाज क्लियर शाह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आवाज में अंदाजे से सुन रहा हूँ आपको। जी, मैं ये अर्ज कर रही हूँ शाह साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कल बिलावल ये कह रहे थे ये ओआईसी का जो इजलास है इसका क्रेडिट हमें जाता है क्योंकि ये हमारे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, हमने निभाए हैं। मुझे, और सच्ची बात है, मुझे बिलावल की बहुत सी चीजों पर हंसी भी आती है। और देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो पुख्ता होंगे, जैसे जैसे तजर्बा आएगा, वो सीख जाएंगे। देखिए, ओआईसी का एक इदारा है, पाकिस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर है। मैं तस्लीम करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया होगा, हर जमात ने जो बरसर इक़्तिदार रही है उसने इसमें अपना किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपना किरदार अदा किया, जो खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन मुनक़िद किया 19 दिसंबर को अफगानिस्तान में, वो किसका सेहरा जाता है? वो तहरीक इंसाफ को जाता है। ये जो अब इजलास हो रहा है, ये किसकी काविश है? वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की काविश है। इस तरह पीपल्स पार्टी ने जो किया है, मैं उसका मुतरिफ हूँ, होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि हमारी काविश है, ये बच्चेगाना बातें हैं। ये पाकिस्तान की काविश है, ये सेहरा पाकिस्तान को जाता है, ये इज्जत पाकिस्तान की है। फॉर गॉड सेक बिलावल, ग्रो अप। ओके शाह साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अगेन विश यू गुड लक। और जितना एफर्ट पीटीआई की गवर्नमेंट करी है, उनकी खारजा पॉलिसीज फराज किसी से ढकी छुपी नहीं है, जितना क्रेडिट जाता है ये कहना गलत नहीं होगा कि पीटीआई की खारजा पॉलिसीज। ओआईसी का ये जो इजलास है, इसकी वजह से पूरी दुनिया की पाकिस्तान पर एक तरफ नजरें मबजूल होंगी और दूसरा जो पॉजिटिविटी है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि ओआईसी इजलास में आने वाले जो भी अरकान हैं उनके साथ फिर माशी ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू की। खेल के मैदान का रुख करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच आज से लाहौर में शुरू होगा। फैसला कुन मैच के विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिलने का इम्कान है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये झंडा सर बुलंद होगा, लाहौर तारीख साज लम्हात का गवाह बनेगा। कज़ाफी स्टेडियम में 13 साल बाद टेस्ट मैच होगा। दोनों टीमों ने पिच देख ली, टीमें फाइनल कर ली। 3 घंटे का भरपूर प्रैक्टिस सेशन हुआ। 93वें टेस्ट खेलने वाले अजहर अली पहली बार होम ग्राउंड पर खेलेंगे। बाबर आजम का अंदाजा है स्पिनर्स को मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस टीम कॉम्बिनेशन से मुतमईन हैं। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दोनों मैचेस बेनतीजा रहे थे। क्या लाहौर टेस्ट फैसलाकुन साबित होगा? तो जनाब 13 साल के बाद कज़ाफी स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है और अब आपको अपडेट कर देते हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ये मैच है इसका टॉस
बराह रास्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जनाब टॉस जीत चुका है और क्या फैसला किया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये तीसरा टेस्ट मैच लाहौर कज़ाफी स्टेडियम। ठीक, इसी पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील असर। अदील, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। 13 साल के बाद आज हम देखेंगे कज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का जो आगाज होने जा रहा है, एक तब्दीली भी की गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। यस एब्सोल्युटली, बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिकॉज यही लाहौर कज़ाफी स्टेडियम था जहां पे ये मैच खेलने के लिए 2009 में श्रीलंका टीम पे हमला हुआ था। बट आई थिंक इट्स टाइम टू बरी द पास्ट। जो पुराना था सिलसिला उसको अब भूल के आगे बढ़ने की बात की जा रही है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉस ऑस्ट्रेलिया जो इसको जीतने में कामयाब हुआ है, बल्कि कहना ये पड़ेगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो यहाँ पे हासिल हो गया है। और आई थिंक यहाँ पे देखें, हमें पता है कज़ाफी स्टेडियम, ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान में इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ ड्रॉन टेस्ट मैचेस। जो भी टीम पहले बैटिंग करती है जनरली कोशिश करती है बहुत बड़ा टोटल यहाँ पे पुट अप करे, जो हिस्टोरिकली सिचुएशन रही भी है। टीम्स मेरे सामने जरा आ जाए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन यस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन। अच्छा अदिल साहब, 3 मैचेस, 3 शहर और 3 पिचेस, यानी कि तीनों शहर वो जहां की वेदर कंडीशंस भी डिफरेंट हैं, तो इस हवाले से अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज का जो मैच है, लाहौर का जो मैच है, ये कितना मजीद ज़्यादा दिलचस्प एक्सपेक्ट किया जाएगा? क्योंकि पहले 2 मैचेस तो बेनतीजा ख़त्म हुए। क्या लगता है कि इसमें रिजल्ट आ पाएगा? देखिए, रिजल्ट अगर प्योरली आप स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो लाहौर में रिजल्ट आने के चांसेस पिंडी और कराची के मुकाबले में हमेशा से कम रहे हैं। आई थिंक अराउंड 55 to 60% ऑफ लाहौर मैचेस वो ड्रॉन ही खत्म होते हैं, उसमें कोई नतीजा नहीं होता। लेकिन हमें इस बात का भी अंदाजा है कि पिंडी में काफी क्रिटिसिज्म होने के बाद जहाँ पे जो भी हम विकेट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे वो हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे। कराची की विकेट ने फिर भी काफी बेहतर प्ले किया। एक अच्छा कंपटीशन था बिटवीन बैट एंड द बॉल और एंड में बैटिंग स्किल्स जो है वो बड़ी काम आई थी। लाहौर का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है कि आईसीसी के चीफ क्यूरेटर की निगरानी में ये विकेट बनाई गई है और कोशिश ये की जा रही है, जो बातें आ रही हैं सुनने में, ये कि कुछ स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाए। देखिए, फास्ट ट्रैक तो नहीं बना सकते यहाँ पे हम, स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे। अब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन अगर स्पिनिंग ट्रैक बन रहा है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए परेशान कुन खबर हो सकती है, बिकॉज वी विल बी द वन बैटिंग फोर्थ ऑन दिस विकेट। सो बिग चैलेंज अहेड एंड अ वेरी, अगेन आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन टुडे। सही है। अच्छा अदील, एक चेंज भी है ना जिसके बारे में मैं चाह रही हूँ कि आप कमेंट भी करें। फहीम अशरफ आउट हुए हैं, नसीम शाह इन हुए हैं। हाँ जी हाँ, नसीम शाह, मैंने अभी ये देखा है, नसीम शाह जो है वो बाहर हो गए हैं, फहीम अशरफ को उनकी जगह लाया गया है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज गॉन फॉर एक्सप्रेस पेस, यानी आपने जो है वो तेज पेस आपने, क्योंकि फहीम अशरफ आपको पता है इट्स मिलिट्री मीडियम जिनको कहा जाता है, वो उस तरह की गेंद करते हैं। नसीम उनके मुकाबले में बहुत तेज गेंद करने की काबिलियत रखते हैं। तो स्ट्रैटेजी जो समझ में आ रही है पाकिस्तान की, वो आ रही है टू डिराइव रिवर्स स्विंग आउट ऑफ दिस विकेट, बिकॉज शाहीन शाह आपके पास है, आपके पास हसन अली हैं, और अब आपके पास नसीम शाह भी होंगे जो कि रिवर्स स्विंग इस विकेट पे जो है वो जनरेट कर सकते होंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर, ये भी याद रहे जी, लाहौर का मौसम भी बड़ा गर्म रहा है, तो विकेट जो है काफी अच्छी तरह ब्रेक हुई होगी पिछले दिनों में भी और आने वाले दिनों में भी। सो यहाँ पे जो कंडीशंस निकल कर आ सकती हैं वो रिवर्स स्विंग को फेवर कर सकती हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ये लगा होगा कि फहीम अशरफ की बैटिंग के साथ कारकर्दगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले मैच में भी तो खास अवेलेबल नहीं हो पाई, पहली गेंद पे ही वो आउट हो गए थे नीदरलैंड से। लेकिन आई थिंक रिवर्स स्विंग कैपेबिलिटीज की वजह से शायद नसीम को यहाँ पे खिलाया जा रहा है। राइट, चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच अदील, और उम्मीद करते हैं कि ये फैसला कौन होगा, और ये फैसला इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के फेवर में आए, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की कंडीशन जो ऐसे हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और दूसरा ये फिर लाहौर के अंदर 13 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट नजर आएगी। चलिए लेट्स सी, देखते हैं होता है क्या। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। और अगर हम बात करें पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की, तो अगेन फराज हुई कि वाकई कुछ काम ऐसे हैं, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं पीछे गवर्नमेंट की जिनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हमारी खारजा पॉलिसीज़ है, जैसे हमारी आप ये देख लें कि मुआशी पॉलिसीज़ है। क्योंकि मुझे याद है कोविड में जब अच्छे ममालिक की इकोनॉमी गिर गई थी, अगर हम सुपर पावर अमेरिका की बात करें, जब हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया था, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे पाकिस्तान में उस तरीके से निज़ाम को चलाया गया, लेके आगे बढ़ा गया कि हम वाकई कहने पे फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी है। ना सिर्फ हम बल्कि बाकी ममालिक भी, दुनिया भर के जो ममालिक हैं उनकी तरफ से तारीफ़ की गई थी कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से इस तमाम मामले को डील किया गया। इसके अलावा एक और जी बिल्कुल, और इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया गया और उस पर फिर मसले का हल भी निकाला गया। रेकोडिक मंसूबा, इस पर यह तनाज़ा जो था ये ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने $11 अरब जुर्माना ख़त्म होने की खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तान पर $11 अरब पैसे, रुपए नहीं, डॉलर का जुर्माना था जो कि अब खत्म हो गया और ये डॉलर तो बढ़ता ही जा रहा है। तो जनाब मुआहदे से 8,000 मुलाजमतों के मौके भी मिलेंगे। 25% हिस्सा बलोचिस्तान का होगा। रिपोर्ट देखिए। सोने का और कॉपर का जो सबसे बड़ा दुनिया का रिजर्व है, उसका एक्सट्रैक्शन का दरवाजा खुल गया। रेकोडेक मंसूबे पर तनाज़ा हल हो गया। वज़ीर आज़म ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। खास तौर पे आज मैं अपने बलूचिस्तान को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे जो पैसा बलूचिस्तान में आएगा, मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान पीछे रह गया और अब असल फायदा बलूचिस्तान को होगा। इमरान खान ने कौम और बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी। ट्वीट किया, 10 साल के मुज़ाकरात और कानूनी जंग के बाद ये मुआहदा तय पाया। $11 अरब जुर्माने से बच गए। मंसूबे से बलूचिस्तान में 8,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। इससे हमारे कदमों में बेड़ियों की मानिंद चिमटे कर्ज से निजात मिलेगी। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल होगा। 50% अब जो है वो बैरक के पास है, 25% जो है वो हमने बलूचिस्तान की हुकूमत को दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत बलूचिस्तान से कोई पैसे नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं ये आपको एक किस्म से फ्री मिलेगा। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये एक किस्म का तोहफा है। विफाकी वजीर तवानाई ने नया रेकोडेक मुआहिदा पाकिस्तानी मईशत के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का जो हमेशा से मसला रहा है एक्सपोर्ट्स का, फॉरेन एक्सचेंज का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क का ये दिन इंशाल्लाह ये मुबारक दिन साबित हुआ है। बलूचिस्तान हुकूमत और कंपनी बैरिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी होगी और बलूचिस्तान में खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। तो जनाब अब एक मजेदार सी खबर, दी नेशनल स्कूल पार्क व्यू सिटी में सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में मिसेस किरण अलीम खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानेंगे मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट में। दी नेशनल स्कूल पार्क व्यू सिटी में सालाना स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां मेंढक रेस, चाटी रेस और लेमन रेस में तलबा और तालिबात एक दूसरे से आगे निकलने की तकोदो कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ने रस्सा कशी में खूब जोर आजमाया। CEO नेशनल स्कूल कर्नल रिटायर्ड मसूदुल हक कहते हैं, कोरोना वबा में बच्चे खेलों की सरगर्मियों से बहुत दूर हो गए थे। कोविड की वजह से हमारी कौम सुस्त हो गई थी, उनको जगाना बहुत ज़रूरी था। ये हमने जगाया है और इंशाअल्लाह हम इनको एक बेहतरीन सिटीजन बनाएंगे। बच्चों को खेलों के मैदान में परफॉर्म करता देखकर वालिदैन ने भी खुशी का इजहार किया। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरे यहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आज उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया और इनामात हासिल किए। मेरे बच्चे को यहाँ की टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइड किया है, बहुत अच्छा मोटिवेट किया है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन भी आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फ्रॉग रेस में हिस्सा लिया। खेलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह के मुकाबला जात के इनेकास से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में खूब मदद हासिल होती है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर।
जबरदस्त, बड़ा मजा आता था जब स्कूल में ऐसी तकरीब। आपने कभी एंजॉय किया है ना? अब हम तो मिस करते हैं कि यार काश अब दोबारा से जिंदगी के दिन वापस लौट आए। तो इन चीज़ों को बच्चों ज़रूर एंजॉय किया करें। अब ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे बात करेंगे कि रंगों के आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं और क्या बात। डाउन सिंड्रोम के हवाले से हमने बात करनी है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे और जैसा कि शुरू में मैंने कहा था एक ज़बरदस्त किस्म के शायर, ख़ास तौर पर नौजवानों के पसंदीदा शायर आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा रंगों की बात करते हैं। फराज, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई थिंक 2-3 है। ब्लू, हाँ, कोई एक कलर जो है ना वो सूट नहीं करता, जाहिर है। कभी रेड अच्छा लग रहा होता है, कभी ब्लू अच्छा लग रहा होता है। जी, तो रंग जो हैं आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। कपड़े हों या फूल हों, अगर उनके रंग खिले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो आपकी तबीयत पे आपकी तबीयत पे बड़ा अच्छा खासा असर पड़ता है। रंगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं ना कि आप थोड़े से चूज़ी हो जाएं जब आप कपड़े खरीद रहे हो या अपने घर में फ्लावर्स के हवाले से कोई डेकोरेशन कर रहे हो। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फितरत तो नाम है रंगों का, रंग है तो जिंदगी है, रंग नहीं तो कुछ भी नहीं। गर्मियों के इस मौसम में ये रंग ही तो हैं जो तबीयत को मस्त बना देते हैं। कौन सा रंग आपकी शख्सियत पर कैसा असर डाल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गर्मियों की आमद है। एक तरफ जश्न बहारा मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ खूबसूरत रंगों के मलबूसात मार्केट का हिस्सा बन गए। गर्मियों के मौसम में लड़कियां चाहती हैं कि वो ऐसे रंग पहने और ऐसे फूल सामने हो जो आंखों को तस्कीन और खुशी बख्शें। थोड़े से डार्क कलर्स भी पहने जा सकते हैं जब रात का वक्त हो, लेकिन यूजुअली गर्मियों में सनलाइट एब्जॉर्ब होनी होती है, इतना कुछ होता है, तो इसलिए लाइट कलर्स बेहतर होते हैं। मैं गर्मियों में आमतौर पर लाइट कलर्स पहनना प्रेफर करती हूँ। जितने भी हमारे बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं उनका लाइटर शेड। लाहौर की धूप में आई वुड प्रेफर टू वेयर द लाइटर एंड द ब्राइटर टोन्स विद द पेस्टल कलर्स डेफिनेटली। मारीन नफ्सियात डॉक्टर इरम कहती हैं कि हर वक्त पहने जाने वाले शोख रंग तबीयत में तलखी पैदा कर सकते हैं। गर्म मौसम में हल्के और कूलिंग कलर्स राहत और तस्कीन का बायस बनते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो जो कूल पैलेट्स हैं जैसे ग्रीन है या ब्लू है या एक्वा के जो शेड्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें काम इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है। ये कलर नेचर से रिलेट करते हैं। सोचें कि ये झील का कलर है, ये आसमान का कलर है, तो ये इसके अंदर बहुत गहराई है। ये डीप कलर्स हैं, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये एग्जिबिट करते हैं। फ्लावर और कलर आर्टिस्ट शाइस्ता कहती हैं कि शोख रंग जिंदगी में मायूसी, थकावट और उलझनों को भूलने में मदद देते हैं। चाहे मूड आपका कैसा भी हो, अगर आप ब्राइट कलर्स देखते हैं या उसको आप प्ले अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप चेयर अप हो जाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद आप क्लोथ्स, आप कपड़े भी आप देखें, ज़रूरी नहीं कि गर्मी आ गई तो बिल्कुल ही आप लाइट कलर्स पे जाएं। मेरी ओपिनियन ये है कि गर्मियों में भी ब्राइट कलर्स पहने जा सकते हैं। रंग कोई भी हो, जिंदगी के हुस्न में इजाफा करते हैं। फर्क इतना है कि जिंदगी के हालात की तरह रोजमर्रा में भी अगर रंग तब्दील हो जाएं, तो न सिर्फ मूड खुशगवार होता है बल्कि दिमागी उलझनों, डिप्रेशन, गुस्सा और बेचैनी से भी निजात मिल सकती है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। रंगों भरी रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर बात करने डॉक्टर माहीन रिजवान, माहिर नफ्सियात, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना कि अगर आपको रंगों की कलेक्शन और उसको चूज़ करने की सेंस हो तो आप बड़े रंगीन हो जाते हैं। कुछ रंगीन मिजाज लोग भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं रंगों के हवाले से बात करूंगी कि ये सिलेक्शन कितनी ज़रूरी है कि आपने किस वेदर को देखते हुए कौन सा रंग लेना है, या ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा कलर सूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया कि जो कलर्स होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कौन सी पर्सनालिटी पे कौन सा कलर जो है वो सूट करता है, किस तरीके की होती है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली एटलीस्ट अगर वो बाइपोलर या मेनिक के साथ आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शोख रंग के कपड़े पहन कर आएंगे, तो उससे हमें थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, थोड़ा बहुत उनकी असेसमेंट का पता चल जाता है कि क्या है।
जो मेरे ख्याल से हम कलर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे सूदिंग कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और ये कन्फ्यूजन को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप पार्क में जाएंगे आप खुद रिलैक्स फील करेंगे, नेचर को देख के रिलैक्स फील करेंगे, आपके अंदर खुद एक एनर्जी आएगी, एक बूस्ट आएगा कि आप डिसीजन पावर आपकी स्ट्रांग होती है। ग्रीन कलर जो होता है उसके अंदर स्पेशली जब आप पार्क्स में जा रहे हैं आपको खुद आपने फील किया होगा। सेकंड है पर्पल कलर। जैसे पर्पल कलर होता है उसको हम एक रॉयल कलर के तौर पे यूज़ करते हैं, फैंटेसी के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को और साइकोसिस, ऑब्सेशन, इन सारी जो इलनेसेस हैं साइकाइट्रिक इलनेसेस, इनको ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू कलर। ब्लू कलर यूजुअली हम जो है ना सूदिंग कलर होता है और ये एक आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज करता है। आपका इसको ना समझा जाता है कि इट्स एन ऑनेस्ट कलर, बिल्कुल एक प्योर, जैसे एक वाइट है, वाइट को भी हम ऑनेस्टी के अंदर लेकर आते हैं, प्योर में लेकर आते हैं, फ्रेश होता है, एयरी कलर होता है, फ्रेश। नेक्स्ट फिर जो हमारे पास आता है एक रेड कलर। रेड कलर यूजुअली देखा गया है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कलर है, तो इससे हमें ना एक एनर्जी की वाइब आती है, बूस्ट की वाइब आती है, कॉन्फिडेंस की वाइब आती है, सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ जाता है। उसके अलावा ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर की एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ऑरेंज कलर जो है वो आपकी भूख को बढ़ाता है और क्या कहते हैं हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज़ करता है, शाइनेस को दूर करता है। इसी तरह पिंक जो है, पिंक आपने देखा होगा कि यूजुअली ये फेमिनिटी का कलर है, ख़वातीन ज़्यादा पिंक के ऊपर फोकस करती हैं। एक सॉफ्ट सा कलर होता है, कोई भी पहने तो एक सॉफ्ट इमेज आता है, इसलिए हमें ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स वगैरह जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देखें हम उनको सॉफ्ट कलर्स एडवाइस करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने, हल्के रंग के, बिल्कुल ज्यादा शौक ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तैयार एंगर को ट्रीट करते हैं। इंसान का जो मूड होता है उस पर कलर का कितना असर होता है कि आपने आज जो कलर वेयर कर रखा है या आपके इतराफ में जो कलर है उस हिसाब से आपका जो मूड है, आपका जो जहन है, उस पर भी इसका कोई असर होता है? और उसमें ये भी ऐड कीजिएगा क्या खवातीन और मर्दों के लिए ये असरात अलग अलग होते हैं? देखें हर एक पे ना पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। यूजुअली मूड पे ऑब्वियसली अगर आपका सुबह सुबह उठते हैं अक्सर लोगों का मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है, जो भी उनको रंग नजर आए वो पहन लेंगे, लेकिन अगर किसी का मूड अच्छा है तो वो ब्राइट कलर्स की तरफ जाएंगे, ज्यादा अच्छे तैयार होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी का मूड डल है, सुबह उठते साथ ही कोई डिप्रेशन का पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल ही लो कलर के कपड़े पहनेगा, अपनी तैयार होने की भी वो उसमें नहीं जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा तैयार हो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सेकेंडली ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी है उसमें देखा गया है कि जो फीमेल्स और मेल्स हैं उसमें थोड़ा कलर डिफरेंस इस तरीके से आता है कि अगर कोई मेल पिंक कलर के कपड़े पहन ले तो उसको हम कहते हैं कि इसने पिंक कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, थोड़ा सा डार्क पहन ले, पर्पल पहन ले, तो वो थोड़ी सी हम खुद जजमेंटल हो जाते हैं। टेक्निकली हम खुद से इवैल्यूएट करने लग जाते हैं कि नहीं इसने तो पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, इसने पर्पल कलर के बंदे ने कपड़े पहने हैं। ब्लैक अगर कोई पहने तो हमें मर्द ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लैक एक पावरफुल कलर है। आपने देखा होगा कि जो हमारे जजेस होते हैं उन्होंने ब्लैक पहना होता है, जो वकील होते हैं, जो पावरफुल साइड होती है ना वो ब्लैक की तरफ होती है। लग्जरियस कार्स हैं वो ब्लैक होंगी यूजुअली, लेकिन ब्लैक का साथ में एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कि आपने अक्सर वो मुहावरे भी सुने होंगे कि एक ब्लैक शीप है, ब्लैकमेल करना है किसी को तो उसमें भी ब्लैक का कलर ही आएगा, तो ब्लैक के थोड़े से ये नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। बड़ी खवातीन होती है ना वो अक्सर लड़कियों को मना करती हैं कि आप काला रंग ना पहने और कुछ मखसूस ऐसे इवेंट्स होते हैं उस पर काला रंग पहनने से भी मना किया जाता है। अच्छा अगर हम एज वाइज बात करें, जैसे बच्चों की एज है, फिर आप उसके बाद टीन एज से जब आप बाहर निकल आते हैं, फिर आप जब 40+ पे चले जाते हैं तो एज भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि आप इस एज को मद्देनजर रखते हुए ये वाला कलर सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अक्सर हमारी जैसे सोसाइटी है ज़रा सी एजड ख़वातीन होगी तो हम उनको कहेंगे थोड़े डल कलर के कपड़े पहने, शौक कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े लाइटर शेड्स के अंदर हैं। और अगर हम वेस्ट में देखें तो आपने देखा होगा कि जितनी वेस्ट की लाइक 45-50+ एजड ख़वातीन है वो सारी ब्राइट कलर्स पहनती हैं जस्ट टू बी फ्रेश, टू फील फ्रेश, अंदर से फ्रेशनेस की फीलिंग आती है उनके अंदर। हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर उनको कहते हैं नहीं जी लाइट कलर्स के कपड़े पहने। और दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर हम कहते हैं जी ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना, किसी की शादी पे जा रहे हैं तो ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना। वेस्ट में देखें तो शादी का कलर ही वाइट होता है हमारी। इसी तरह अगर हम उस सेंस में देखें अगर किसी की फौतगी हो गई है तो क्या या हम ब्लैक पहनेंगे या हम वाइट पहनेंगे, हम कोई कलर का बीच में नहीं जाएंगे। तो इससे कोई कलर इफेक्ट नहीं होता कि आपकी क्या कलर आपने पहना हुआ है, किस तरीके से पहना हुआ है। आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्चों के लिए कौन से कलर्स जो है वो चूज करने चाहिए ताकि वो बहुत काम रहें, इत्मीनान में रहें, चिड़चिड़े ना हो जाएं,
ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, ताकि उनका जो ब्रॉटअप है उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके? बिल्कुल, जैसे बच्चे हैं देखें उनके ऊपर लाइट कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। जैसे लाइट ग्रीन कलर है उसमें वो फ्रेश लगेंगे। पिंक कलर लड़कियों के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रॉक्स वगैरह पिंक पहन के आ रही होती हैं। ब्लू कलर है, जितने फ्रेश कलर्स है ना, ऑरेंज है, मतलब लाइट ऑरेंज की तरफ आप रहें तो वो ज़्यादा फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। तो इस तरह बच्चों का जो अपना चिड़चिड़ापन वगैरह सारा कुछ हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों को आजकल आपने देखा ही होगा कि हमारे पास भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार करके, बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहन के, तो वो फिर देख के भी ना आंखों को भी ज़रा कुछ अजीब सा चुभन टाइप होती है कि इतना छोटा सा बच्चा और उसको इतना ज़्यादा तैयार करके आप लेकर आए। तो बच्चों को बच्चा ही रहने दें और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। लाइट कलर्स के कपड़े पहनाएं ज़रूर, डार्क कलर के कपड़े पहनाएं, इसमें मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप मौके की मुनासबत देखते हुए उस हिसाब से पहनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने हुए कि रंगों का इंतखाब बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए एक और अहम मौजू पर हम बात करेंगे। दुनिया भर में आज डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम एक पैदाइशी जिनियाती नुक्स है और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चे वालिदैन की खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इन बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, चलने में, सोचने और समझने में दुश्वारी का सामना रहता है। बिल्कुल, कुछ नहीं दुश्वारी का सामना ज़रूर होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये मुख्तलिफ सलाहियतों में आम बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे भी हो सकते हैं, बहुत पीछे भी हो सकते हैं। तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, मेहनत दी जाए, स्पीच थेरेपी है, इसके अलावा फ़िज़िकल थेरेपीज़ हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर ये सब चीज़ें इनको करवाई जाएँ तो ये आम बच्चों से कई सलाहियतों में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इन्हें ये तमाम तर चीज़ें ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। इसी पर आज हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिसर्चर हैं जनाब इबाद अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इबाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला हसनैन 12 साल इनकी उम्र है और डाउन सिंड्रोम के शिकार ये बच्चे हैं, लेकिन दिखने में ये इतने प्यारे, इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक है कि जैसे ये आए हैं इन्होंने हमसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी। दैट शोज़ कि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब्दुल्ला की वालिदा हैं हमारे साथ मिस नगमा हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब डॉक्टर जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अब्दुल्ला के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि अब्दुल्ला जो हैं ये बहुत प्यारे से बच्चे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका डेली रूटीन अब्दुल्ला के साथ कैसा है? देखिए, ये अब्दुल्ला जो हैं जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा सदमा हुआ था, शौक़ लगा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने हमें जो है वो बहुत खुशी दी है। ज़बरदस्त। और बेसिकली घर की जो रौनक है ना, हमारे घर की रौनक है वो अब्दुल्ला है। वो मुझे वैसे अंदाजा हो गया था, जैसे आए थे मुझे अंदाजा हो गया था इस चीज़ का। अब्दुल्ला, तो सर मैं ज़रा चाहती हूँ मैं थोड़ी सी अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ये कटिंग का स्टाइल कैसे, किसने कहा ये कटिंग रखो, इतनी ज़बरदस्त? बाबा ने कहा? अरे वाह भाई। अच्छा तो मुझे बताएं, शरारतें करते हैं? हाँ, और अम्मी को भी तंग करते हैं? तो ज़रा अम्मी से भी बात कर लेते हैं, कैसी हैं आप? अच्छा, मतलब किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है और जब पता चले कि बाय बर्थ आपके बच्चे को ये चीज़ है तो बहैसियत माँ अगर मैं ये सोचूं तो दिल को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्ट का जो जर्नी था वहाँ से अब तक की अब्दुल्ला का ब्रॉटअप, ग्रूमिंग, चैलेंजेस जो आपने फेस किए वो प्लीज़ आप शेयर करें। देखिए, स्टार्ट में तो जैसे जमशेद ने बताया हमें काफ़ी एक शौक़ लगा और इट टेक्स टाइम कि हम उस चीज़ को कवर करें, लेकिन इन बच्चों पे हमारे जो एक पीडियाट्रिशियन हमें मिले थे, ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन। उन्होंने हमें बिल्कुल ये समझा दिया कि देखिए इसकी ज़िंदगी के ये 1000 दिन हैं और इन दिनों को आप वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही आपका एक शौक़ लेवल है, आप गुजर रहे हैं, बट ही नीड्स अटेंशन। तो उसमें हमने जो है एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम उसमें स्टार्ट कर दिया। फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हुई, स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। इट्स वेरी टीरियस, घर में आपके और भी बच्चे होते हैं, वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर उन बच्चों को मैं थोड़ा सा निगलेक्ट करके इस पर ध्यान दे दूँ तो इसकी ज़िंदगी बनानी ही बहुत वो होती है। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कई दफ़ा हम रोते हुए भी गुजरते हैं, कई दफ़ा ऐसी कोई अचीवमेंट होती है जो हम कभी नहीं सोचते, जो एक टिपिकल बच्चा वो अचीव करता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचते कि ये एक अचीवमेंट है। लेकिन जब अब्दुल्ला ने वो चीज़ कर ली, इवन सिंपल ग्रैबिंग भी जब इसने स्टार्ट की थी, बहुत ही आम बात होती है, बच्चे चीज़ें ग्रैब करते हैं, लेकिन जब इसने ग्रैबिंग स्टार्ट की थी
अब आई वाज लाइक इन टीयर्स कि अच्छा ये कर रहा है, अब ये करेगा, अब ये करेगा, एक एक करके जो चीज़ें बढ़ती हैं स्टेप बाय स्टेप जी। हाँ, तो वो मैं पेरेंट्स के मदर के लिए वो बहुत आई थिंक बहुत इमोशनल एक बहुत राइड होती है हमारी, अप एंड डाउन आते हैं, खुशी आती है, फिर रोना भी आता है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और ऑब्वियसली जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि जब आप अब्दुल्ला जब पैदा हुए थे, जब आपको ये चीज़ पता चली, उस वक्त आप लोग एक शॉक में थे। बात जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ पैदाइश हुई है डाउन सिंड्रोम से मुतासरा किसी बच्चे की, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो दे के एक बहुत बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। इसके हवाले से क्या काम किया जा रहा है, ये बताइएगा। आपकी जो रिसर्च है डाउन सिंड्रोम के हवाले से क्या कहती है? अच्छा सर, सीन यहाँ पे यह है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, एक मदर के लिए चाहे वो बच्चे हमेशा वो ओन करती है, फैमिलीज़ ओन करती हैं। असल चीज़ जो ज़रूरी है वो है मुआशरती रवैया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और उस बच्चे के लिए। इसके लिए एक चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर जो मैंने गौर किया कि जहाँ पर एक पिटी ज़रूर है, अफसोस ज़रूर है, कहा जाता है बेचारे यहाँ पे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। एक चीज़ है ना इंक्लूजन, कि आज हम सोसाइटी के अंदर उन्हें एक हिस्सा दें कि आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं। जब तक माशरा ये नहीं कहेगा तो कोई लफ्ज़ वो दे विल फॉल शॉर्ट, राइट, जब तक हम अपनी वो अमली एक्शन ना करें। आज बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे बहैसियत एक माशरा और बहैसियत एक रियासत, आप उन्हें एक डिज़र्विंग मकाम दें। मसला यहाँ पे ये है जो मैंने देखा इस चीज़ के अंदर, और ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, और ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है कि जहाँ पे एक तरफ रियासत के जैसे अब हम एक आइडेंटिटी है, पहले बच्चे की आइडेंटिटी कि ये एक बच्चा है, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा नहीं है, ये चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम है, चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। इस दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर आज मुझे या आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो हम ये नहीं कहेंगे बुखार वाला इंसान, न हम कहेंगे कि ये आदमी है जिसे बुखार हुआ है। ठीक, ये है मुआशरती। अब रियासती जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर मैं पाऊँगा। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, चूँकि आपकी रिसर्च है, आपकी ग्रिप है इस चीज़ पे, इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं? इजाफा हो रहा है, ये चीज़ कम हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। देखिए, एक WHO की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ये है कि हमारे पास दुनिया भर में ग्लोबल पॉपुलेशन 15% लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 7 में से 1 शख्स दुनिया भर में वो यहाँ पे उसको किसी न किसी तौर की डिसेबिलिटी होगी। अब आप ये देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अगर पाकिस्तान का हम यहाँ पे देखें तो फिर पाकिस्तान का होता है 20 to 31 मिलियन लोग डिसेबल होने चाहिए, सही, यहाँ पे उस ब्रैकेट के अंदर है, राइट। मगर अब आती है यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी, आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, रियासती डॉक्यूमेंट, वो होता है सेंसस 2017। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या नंबर हमने दिया है, कितनी परसेंटेज हमने दी है? ये मैंने आपको बता दिया कि 15% यहाँ पे होनी चाहिए डिसेबिलिटी की। पाकिस्तान के सेंसस के अंदर कितनी होगी? कितनी है? गेस करें, आप एक नंबर दीजिए। अराउंड 30? आप? लेस देन 15 आई गेस। लेस देन 15, 0.48। ओके, ओह माय गॉड। अच्छा, अब आपके हाथ में मैं दूसरी चीज़ करता हूँ। 2017 से पहले जो सर्वे हुआ है पाकिस्तान का सेंसस का, वो हुआ है 1997 आई बिलीव, राइट। वहाँ पर थी 2.38। तो अब आप ये सोचिए, क्या ये अकल में आती है बात कि हमारी पॉपुलेशन तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पर डिसेबिलिटीज़ कम हो रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर। अब जब इनसे पूछा गया, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बैठी, उन्होंने पूछा कि जी जनाब, ये जो स्टैट्स हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, ये क्या हो क्या रहा है? जी डिसेबिलिटीज़ का बॉक्स लगाना भूल गए थे। ओके, अच्छा जी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि आप अभी तक इस माशरे में टैबू है, लोग ओन नहीं करते कि यहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पर्सनल ने जब गए सर्वे करने, क्या उन्होंने वो इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ की या नहीं की, हमें नहीं पता, ठीक। तो अब बताने का यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हम आजकल ये सुन रहे हैं कि दोबारा से एक सेंसस होने वाला है, जी जी, कंपल्सरी है, तो बिफोर इलेक्शंस अगर ये हो रहा है तो जो गलती हमने इस सेंसस में की है, हम ये अगले सेंसस में ना करें।
ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम यहाँ पे किसी भी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर बात कहूँगा कि सिंध की डिसेबिलिटीज़ मिनिस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग वेल। अच्छा बात आपने बताया कि सेंसस के हवाले से आपने बताया 0.14% आपके पास 0.48%। 483, ओके। आपकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक क्या फिगर्स है, क्या इदाद-ओ-शुमार है? पाकिस्तान में ये तादाद इस वक्त कितनी है, पिछले साल कितनी थी और क्या ये बढ़ रही है या कम हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल ये रिसर्च नहीं कर सकते। राइट, ठीक। मैं जब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता हूँ, जैसे प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला डेटा है। आज आप यहाँ पे बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर उनका इम्पैक्ट लिमिटेड इन स्कोप है। जो रियासत कर सकती है वो एक प्राइवेट NGO नहीं कर सकती। जब आपकी रिसोर्स एलोकेशन होती है एज अकॉर्डिंग टू योर डाटा, एंड डाटा कम्स फ्रॉम द सेंसस, ये रियासत ही कर सकती है। WHO का डाटा हमारे पास है कि भाई 15% तो है ही है ग्लोबली, एंड पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। जब तक आप अपना डाटा सही नहीं कहेंगे, रियासत प्रायोरिटी नहीं कहेगी, आपके मसाइल होंगे। सही है, ठीक है। डॉक्टर जमशेद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जो बच्चे इस चीज़ का शिकार है, मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स हमें जो देख रहे हैं, यकीनन किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से इन बच्चों का ब्रॉटअप होना चाहिए, किस इन बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी तवज्जो की इनको ज़रूरत है। अगर इनको हम तवज्जो दे देंगे, मोहब्बत दे देंगे, तो यकीनन ये उन बच्चों से भी आगे बढ़ जाएंगे और इनकी जो सलाहियतें वो और निखर के सामने आएंगी। देखिए, आपने बिल्कुल वही बात सही की कि तवज्जो मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्ट ऑफ तो तवज्जो मोहब्बत से ही होता है, ठीक है, इन बच्चों को बड़ा करने में। लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है इनको, ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो, अगर आप इनको कोई काम करने के लिए कहेंगे, एक दफ़ा कहेंगे तो टिपिकल बच्चों की तरह वो एक दफ़ा में सुन नहीं लेंगे, दे विल टेक देयर टाइम। तो आप इनको बार बार बताना पड़ता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन वो बार बार मोहब्बत है ना, जी, बार बार मोहब्बत से आपने बताया। हाँ, लेकिन एक पीडियाट्रिशियन थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस तरह फ़ौजी को ट्रेन किया जाता है ना, कोशिश करें कि इनको भी उसी तरह ट्रेन करें। तकलीफ़ इनको भी होगी, तकलीफ़ सख्ती के साथ, थोड़ा सख्ती के साथ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि तकलीफ़ इनको भी होगी, तकलीफ़ पेरेंट्स को भी होगी, लेकिन उसका जो आउटपुट, उसका जो आउटकम होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं दोनों चीज़ें करें। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये बच्चे जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, ये रौनक है हमारे घर की। ये बच्चे बहुत आपको इंजॉय करवाते हैं आपकी लाइफ, ठीक है। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना, ये भी वैसे ही चीज़ें करते हैं। अब्दुल्ला जो है, ही मेक्स अस लाफ। अच्छा, मैं जो समझता हूँ इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, 5 साल 3 साल की एज है। एक 2 या 3 साल की एज तक बच्चा जो होता है, उसका जो बचपना होता है, उसकी जो बातें होती हैं, वो आपको हंसाती हैं, वो आपको बड़ा एक अच्छा फील कराती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता रहता है, 6, 7, 8 साल की एज में पहुँचता है, 9 साल की उम्र में पहुँचता है, तो फिर वो कुछ हद तक संजीदा होने लग जाता है। उसकी वो चीज़ें, वो जो बचपना है, वो क्यूटनेस जो है, वो अब समझदारी में बदलने लग जाती है। तो शायद ये भी वजह है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये मासूम होते हैं। भाई ये 12 साल इनकी एज है, लेकिन ये बहुत ही मासूम, जैसे 3 साल का बच्चा उस तरह की मासूम बातें करते होंगे, प्यारी प्यारी बातें करते होंगे। शायद ये भी रीज़न है कि आपके घर का इन्वायरमेंट जो है वो इससे बड़ा खिला रहता है। हाँ, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा इन बच्चों में बहुत सारी वो चीज़ें नहीं होती हैं, आई बिलीव, जो कि हम लोग में होती हैं, जैसे जलन है, हसद है, ये इस टाइप की चीज़ें इन बच्चों में होती नहीं चीज़ों से पाक होते हैं बच्चे। जी, तो इस वजह से होते हैं ये बच्चे। जी, एग्जैक्टली। तो सर, इनकी स्टडीज़ के क्या लेवल्स होते हैं इनकी? अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, उसका क्या पैटर्न होता है? इसके लिए तो आई बिलीव नगमा विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर। अच्छा, आप चूँकि स्पेशल स्कूल भी रन करती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकती हैं। एक्चुअली इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर। मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ। जब हमारे पास अब्दुल्ला आया था, तो हमें डॉक्टर ने ये क्लियरली बोल दिया था कि देखिए, इसे स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं है, ही कैन रन इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम स्कूल गए, तो सिचुएशन ये थी कि दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम। जो चाहे वो कोई भी हो, तो ना टीचर्स को, उन्होंने एक एफर्ट की थी इसको रखने की, करने की,
लेकिन हमने ये देखा कि इट इज़ अ गैप बिटवीन द जो बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं और अब्दुल्ला के बीच एक्सेप्टेंस का भी एक इशू आ जाता है। एक्सेप्टेंस का भी, अच्छा बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे माशरे में, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। वो कहते हैं भाई ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ क्यों पढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स होते हैं, नॉट एवरीबडी। तो अब जब ये इनकी पढ़ाई की बात आती है तो ये भी एक अर्ली स्टार्ट लेते हैं और बाबा के पास जाके बैठ गए। ये मासूमियत होती है प्यारे से बच्चे ये की। प्यार है ना। अम्मा ने शायद अचानक से अम्मा ने उनका दिल डांटा है किया। किसी चीज पे, मुझे पता चल गया डांटा है अम्मा ने चुपचाप बैठा होगा, ऐसे चुप करके बैठना, हिलना नहीं, वो उठ के बाबा के पास चले गए। जी प्लीज। जी। सो इनके साथ ये होता है कि एक मेन स्ट्रीम के लिए तैयारी कराई जाती है। मतलब जब जैसे अब जब 2 इयर्स के होते हैं तो उसी वक्त से इनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, दूसरे बच्चे बैठे हुए होते हैं तो उनकी एक, क्योंकि पढ़ाई तो एक चीज़ है ही, पर असल चीज़ होती है बिहेवियर, तरबियत। जब बच्चे बिहेव कर रहे होंगे, टीचर की बात सुन रहे होंगे, मान रहे होंगे, भले ही वो एकेडमिकली थोड़ा सा पीछे चले, बट इफ़ दे आर एडजस्टिंग इन द एनवायरनमेंट, टीचर लेके चल सकती हैं। टीचर का भी कसूर नहीं होता, एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, वो नहीं कर पाते। तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि इन बच्चों को शुरू से ही एक सोशल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग दें, ठीक है। उसमें जो बच्चों की बेसिक चीज़ें होती है, रिकग्निशन की, कलर्स की, नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, साउंड्स की, सही है। तो बेसिक रनिंग की इस चीज़ पे एनुअल कोई इसमें लेवल्स भी होते हैं, जैसे बच्चों का होता है 1 क्लास, 2 क्लास, L1, L2। देखिए ये ना ये बच्चे जो ना इनकी एक पर्सनल, इसको कहते हैं IEP बनाते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। ओके, ठीक है। अब जैसे अगर एक क्लास में आप सोचे क्लास में टीचर जो 1 to 50 पढ़ा रही है, तो हम इन बच्चों के लिए 1 to 25 ही टारगेट रखेंगे। सब बच्चे 1 to 50 पढ़ेंगे, ये उनकी क्लास में ही रहेंगे, लेकिन जब इनका टेस्ट होगा तो इनका टारगेट 1 to 25 तक ही लिया जाएगा। और फिर उसी क्लास में ये बिल्कुल उसी क्लास से प्रमोट हो सकते हैं। बस इनकी जो एजुकेशनल प्लान बनता है वो इनकी एक हिसाब से बनता है, अपनी पर्सनैलिटी के अपने हिसाब से, जो कि ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे ही प्लान बनाएंगे तभी हम इस तरह के बच्चों को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तो सर मैं चाहूँगी मैं अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट खेल कौन सा है? मैच पसंद है? क्रिकेट देखते हो? देखते हो? प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? अम्मा बताएंगे। हाँ, आजकल तो खैर बाबर आजम का ही सब फैन बने हुए हैं। बाबर आजम पसंद है आपको? अरे वाह, क्रिकेट यानी कि शौक से देखते, खेलते भी हैं क्रिकेट? और अच्छा ये बताओ, आजकल तो वीडियो गेम का दौर है, ये PUBG और बड़े मुश्किल से गेम होते हैं, खेलते हैं वीडियो गेम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर? नहीं, टीवी पे खेलते हैं। टीवी पे खेलते क्या खेलते हैं ये बताएं? क्या खेलते हो? माइनक्राफ्ट। ओके, तो अम्मा अब्बा में से वैसे जल्दी जल्दी बता दो, कोई डांटता है? अम्मा डांटती हैं? हाँ। है ना? हाँ, इसीलिए बच्चा उठ के यहाँ से वहाँ पे आ गया। अब्बा तो प्यार करते होंगे, है ना? तो अब्दुल्ला, कार्टून कौन से देखते हो? फेवरेट कार्टून कौन सा आपका? माइनक्राफ्ट नहीं, उसके अलावा बेन 10 देखते हैं? बेन 10, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो मुझे बहुत पसंद है। खाने में क्या पसंद है? चिकन। और मीठे में क्या पसंद है? बाबा। वाह, सब बच्चों के लिए ना एक मीठी मोहब्बत, एक मीठी सी चीज़ है। अच्छा, बात जैसे कि हम जिक्र भी करें ना कि कुछ नहीं, मोस्टली ये बाय बर्थ है, तो रिसर्च की क्या कहती है? बाय बर्थ आप जब खातून एक प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इस चीज़ का इल्म हो जाता है? अगर आपने इस पर भी रिसर्च किया, मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो इस चीज़ के हवाले से यकीनन पढ़ें, सुने भी। अच्छा, मैं ऑब्वियसली कि मेरी रिसर्च मेडिकल एस्पेक्ट पे नहीं थी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कोई राय देने से मैं गुरेज करूँगा। जहाँ तक ये बात अभी मैडम ने कही, वो चीज़ बड़ी अहम है कि जो फर्स्ट 1000 डेज़ वो है मेक और ब्रेक। ओके, ठीक, आप उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट 1000 डेज़ के अंदर अगर इंटरवेंशन हो जाती है, राइट फिजियोथेरेपी, राइट लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे स्पीच के अंदर आप यहाँ पे करते हैं, तो अगले जो लाइफ है उस बच्चे की वो बहुत सहल हो सकती है। हमारे पास क्योंकि एक मसला अब थोड़ा कम हो रहा है कि शुरू में ऐसे इदारे नहीं थे, ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं थे कि जहाँ पे वो आपको राइट गाइडेंस और राइट स्टेप्स बता दें। ये वाली बात मेरा ख्याल है कि अब मेडिकल डॉक्टर विल बी द बेस्ट टू आंसर कि यहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे ये बात जो बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि जो बर्थ अगर हो गई और फिर उसके बाद जो अभी मैडम ने कहा, ये सर ने कहा कि इवन दो कि एक प्रोसेस, एक इमोशनल चीज़ से चल रहा होता है एक इंसान, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो इंटरवेंशन फ़ौरन करवाइए,
क्योंकि जो आगे की जो पूरी जो ज़िंदगी है बच्चे की वो डिपेंड कर रही है उन 1000 डेज पे। और उसमें ही माँ को हिम्मत अपनानी है, उसमें ही अपने घर वालों को हमने ये बताना है कि हमने इन बच्चों को, इन खूबसूरत बच्चों को, इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोग आए। तो जनाब पैगाम ये दिन के हवाले से कि मोहब्बत से, प्यार से इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ इतने सख्त मत बने, इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनके साथ मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि जो 1000 दिन हम बता रहे हैं ना स्टार्टिंग के, वो इनकी ज़िंदगी को आगे लेके बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अहम खबर है, कतर एयरवेज के तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की है। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक कप्तान को तैयारे के कार्गो होल्ड में स्मोक सिग्नल मिला था। तो ये अपडेट जिससे मुतालिक हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर, कतर एयरवेज के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हुई है हंगामी लैंडिंग। कप्तान को तैयारे के कार्गो होल्ड में स्मोक सिग्नल मिला था। CAA हुकाम का ये कहना है। और दिल्ली से दोहा जाने वाली परवाज़ में अक्सरियत भारतीय मुसाफिरों की है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये तैयारा पार्क करके रनवे नंबर 1 पर जो है वो करके जो है क्लियर करा दिया गया रनवे। इसमें ज़्यादा तादाद जो है भारतीय मुसाफिरों के, ये दिल्ली से जो है दोहा जा रहा था। इसके जो है स्मोक जो है वो उसमें जो है स्मोक का सिग्नल मिला था कार्गो होल्ड में, जिसकी वजह से तैयारे ने जो तैयारे कप्तान थे उन्होंने इसको जो है वो कराची एयरपोर्ट पे जो है हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। और बाकायदा हंगामी लैंडिंग करने के बाद मुसाफिरों को ट्रांजिट लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया है। और अब जो है कहा जा रहा है कि PIE के जो इंजीनियर हैं वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तैयारे की। अगर तैयारे को ठीक किया जा सका तो यही तैयारा मुसाफिरों को लेकर रवाना हो जाएगा, वरना फिर दूसरा तैयारा आएगा और वो मुसाफिरों को लेकर जाएगा। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब अगले मौजू का आगाज इस खूबसूरत शेर के साथ। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। जी हाँ जनाब, आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शायरी ये जज्बात की अक्कासी और अल्फाज में कहानी के साथ साथ अफराद और कौमों की राहबानी का एक फरीज़ा अंजाम देती है। यौम शायरी का मकसद शायरी की अहमियत को उजागर करना है। ये शायरी जब ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की काफिया कहलाई तो अमन और सलामती और इस्लाम के फ़रोग़ का ज़रिया बन गई। इसके अलावा इकबाल की नज़मों का जब रूप लिया तो बेदारी इंसान का काम लिया। फैज़ और जालिब के शेरों में जब ढली तो इनकलाब का सामान मुहैया किया इसी शायरी ने। और जब ये शायरी नासिर और फराज के अल्फाज का ज़रिया बनी, उन्होंने शायरी को मुंतखब किया तो प्यार और उल्फत की एक नई कौंपल ने जन्म लिया। शायरी के पीछे चाहे अकीदत कार फरमा हो या दुनियादारी, बहरहाल ये सब मोहब्बत के इस्तारे हैं और तस्कीन का सामान मुहैया करते हैं। तो दुनिया भर में ये दिन, शायरी का दिन, खूबसूरत शेर दुनिया भर में पढ़े जाएंगे। और इसी दिन की मुनासबत से आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक जुमला, एक लाइन, काश मैं तेरे हसीं हाथ का कंगन होता। जब ये जुमला, जब ये लाइन, जब ये शेर सुना जाएगा तो जिस शख्सियत का नाम आएगा वो कौन है? वसी शाह जनाब। तो वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान जनाब उमैर नजमी साहब, खूबसूरत शेर तख्लीक करने के लिए जब कलम उठाते हैं तो फिर दुनिया इनकी मोतरफ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। वसी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उमैर नजमी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। क्या कहेंगे वसी शाह साहब? आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, आगाज़ करूँगा। आज का दिन दुनिया भर में शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यकीनन जब नौजवानों के हवाले से शायरी की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सुना और पढ़ा जाता है। जी बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी नवाजिश। देखिए शायरी जो है ना वो आप ये समझिए कि जो ज़मीनी सफ़र है इंसान का, इसमें जो आसमानी चीज़ें हमें अता हुई हैं, शायरी उनमें से एक है। और शायरी बुनियादी तौर पर आपके यानी कि उसका मौजू आपका जिस्म ज़रूर होता है मगर वो आपकी रूहानियत को एड्रेस करती है, रूह को टच करती है। रूह की अगर कोई ज़ुबान है तो वो शेर है। और शायरी करती क्या है? देखिए शायरी ये करती है कि आपकी उंगली थामकर इंसानी नफ्सियात,
इंसानी रवैये और इंसानी जज्बात, इसके हवाले से आपको वो गोशे दिखाती है जो आप यूँ समझिए कि किसी भी और ज़ुबान में किसी भी और तरीक़े से उन गोशों पर नज़र डालना, उनको सामने लाना, उनको एड्रेस करना शायद मुमकिन नहीं होता है। तो शायरी जो है वो ना आशना से आशना की तरफ आपको लेकर जाती है। दूसरे शायरी का एक हुस्न ये है कि शायरी जो है वो आप यूँ समझिए कि सख्त से सख्त बात, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, किसी भी मौजू पर हो, उसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही मोहब्बत से बयान करने का हुनर जानती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे रिश्ता हो, चाहे ताल्लुक़ हो, चाहे मुआशरा हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उससे फ़साद बरपा नहीं होता। शायरी फ़साद ख़त्म करके मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। ये शायरी का हुस्न है, ये शायरी का ख़ासा है, ये शायरी का फ़ख्र है। ज़बरदस्त। उमैर नजमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक खूबसूरत शेर से कीजिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा कि इस शायरी के पीछे चाहे अक़ीदत कार फरमा हो या फिर मोहब्बत, ये है तो मोहब्बत की ज़ुबान, और जिस तरह से वसी शाह साहब ने भी कहा कि अपने अंदाज़ को खूबसूरती के साथ बयान करने की एक बेहतरीन ज़ुबान है ये। जी बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, मैं अपने एक शेर से बात का आगाज़ करता हूँ कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह 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 वाह। तो जैसा कि वसी भाई ने काफ़ी हद पिंजरा निकालना है, खूबसूरत। जी, जैसे कि वसी भाई ने काफ़ी हद तक इस बात को वाज़े कर दिया है कि शायरी का काम या उसका जो मकसद है वो इंसानी ज़िंदगी में क्या है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि एक शायर जो होता है उसको जो एक चीज़ वदीयत होती है वो है एहसास। वो बाकी लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा हसास होता है। अपने इर्द गिर्द फैली जो अफसरदगी, उदासी या इंतशार या वो चीज़ें जो आम लोग बहुत कम महसूस करते हैं, अगर महसूस कर पाएँ तो बयान नहीं कर पाते, तो शायर उन चीज़ों को जज़्ब करके और फिर उनको अल्फाज की शक्ल में कागज़ पर उंडेलता है, लोगों को सुनाता है, लोगों तक पहुंचाता है, लोगों के दिलों की आवाज़ बनता है। तो शायर एक ज़िम्मेदार, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उसे सौंपी जाती है कि वो आम लोगों की ज़बान जो है वो बोले और उन लोगों के एहसासात जो हैं उनको सामने लाए। ठीक है। अच्छा वसी शाह साहब, आप क्या समझते हैं, किताब पढ़ना एक ज़माना था जब किताबों का इंतज़ार किया जाता था, और आपकी ख़ास तौर पर जो किताबें हैं, ख़ास तौर पर जो मशहूर तरीन किताबें हैं, इतनी ज़्यादा सेल होती थी कि शायद उसका स्टॉक कम हो जाता था। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, टैबलेट्स होते हैं लोगों के पास, जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी तब्दील हुई है, आपको क्या लगता है कि जो स्टडी है उसमें इजाफा हुआ है या फिर इसमें कमी आई है? हाँ देखिए, ये तो सारे इबलाग के ज़राए हैं। असल चीज़ तो इबलाग है, असल बात तो शेर कहना है, और असल बात है शेर का पहुँचना। उसका ज़रिया जो है वो बदलता रहेगा, पहले भी बदलता रहा है, हमारे अहद में मुख्तलिफ था, आज मुख्तलिफ है। और अगर हमें ज़िंदगी मिली और आपने देखा तो शायद हमारे देखते ही देखते बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल ठीक। असल बात यह है कि फराज साहब शेर कह रहे थे, नासिर साहब शेर कह रहे थे, परवीन शेर कह रही थी, फिर हम लोग आए, हम शेर कह रहे थे, और हमारे बाद हम देखते हैं कि उमैर जैसे खूबसूरत लोग जो हैं वो शेर कह रहे हैं। तो शेर कहा जा रहा है, शेर कहा जा रहा है, शेर सुना जा रहा है, शेर दिल पे असर कर रहा है, शेर मिजाजों में, रवैयों में खूबसूरती पैदा कर रहा है, तब्दीली ला रहा है। ये अहम बात है। बाकी हर दौर के अपने ज़राए होते हैं, वो बदलते रहते हैं, उनकी अपनी अहमियत जो है वो जुज़ वक्ती हुआ करती है, जो कुल वक्ती है वो शेर है। शेर है। ठीक, उमैर साहब आपकी जानिब आती हूँ। अपनी पसंदीदा नज़्म अगर आप सुनाना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे साथ, और क्या नई चीज़ आप लिख रहे हैं नौजवानों के लिए? मैं दरअसल गज़ल का शायर हूँ, नज़्म भी है, लेकिन अभी क्योंकि गज़ल की तरफ रुझान ज़्यादा है तो मैं एक गज़ल के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। जी। कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, वाह वाह वाह, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। वाह वाह वाह, मगर लगेगा, वाह वाह, क्या कहने हो? नहीं लगेगा, बहुत शुक्रिया, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है,
नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता न बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। जी जी। हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। जुनून का हुज्म ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जुनून का हुज्म ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, शानदार। अच्छा वसी शाह साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी मौजूदगी हो और अशार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। तो एक जो मशहूर ज़माना कंगन, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आगाज़ उससे करें, उसके बाद मजीद जो नई शायरी है उसकी तरफ हम ज़रूर आएंगे। क्योंकि फराज शुरू से ना ये लाइन सुबह से पढ़ के बोल के इन्होंने जो है ना मुझे याद करवा दी है। अब बस अब आपका अगला जुमला ये होगा कि आप चौथी जमात में थी तब आपने ये सुनी थी। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चौथी जमात वाले हो, ये 14वीं जमात वाले हो, सबकी पसंदीदा है सर। नहीं है भी ऐसे ही। लाजिम बात है कि हमें वो एक उम्र हो गई है, बहुत सारे बच्चे अब बड़े हो गए, तो ये बात दुरुस्त है अपनी जगह, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी प्राउड मोमेंट है कि चौथी जमात से लेकर अब तक के लिए इसकी जो तासीर है वो अभी तक बरकरार है सर। बिल्कुल दुरुस्त करिए। चौथी जमात वाले 40 बरस के हो गए सुनते सुनते। क्या बात। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। वाह वाह वाह। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। वाह। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। वाह, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को छेड़ा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको माफ़ कीजिएगा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन के महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया, जबरदस्त जबरदस्त। वसी साहब कमाल, बेहतरीन, जितनी हम तारीफ करें कम है। बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। नजमी, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह।